क्वाड का मुस्तकबिल क्या है? चाइना तो प्रेसिडेंट ट्रंप तशरीफ ले जा रहे हैं, लेकिन इंडिया नहीं जा रहे। और साथ में हमने देखा कि नेटो के मामले के ऊपर भी अमेरिका अपने पांवों को नेटो से खींच रहा है। कैसे देखते हैं डॉक्टर कमर चीमा? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जैसे आपने बड़ा एक डिटेल्ड इंट्रो दिया और रिपोर्ट दिखाई। मैं समझता हूँ कि अमेरिकन जो लीडरशिप है, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो इंडिया को जो एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया था, वो एक तो उन्होंने बंद कर दिया है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क था क्वाड। देखिए डॉक्टर साहब, इंडिया की ग्लोबल रेलिवेंस इसलिए थी कि ट्रंप साहब साल में 4 दफा या अमेरिकी सदर साल में 4 दफा नरेंद्र मोदी से मिला करते थे। तो ग्लोबल रोज कोई ना कोई खबर आती थी, जनाब देखें इंडिया मेन लाइट है, हाईलाइट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आप देखें, आप फील्ड मार्शल की आप खबर सुनते हैं कि जो फील्ड मार्शल आसम मुनीर की रोज फोन पे बात हो रही है, यस। चौथे दिन बात हो रही है। तो इस चीज ने पाकिस्तान का जो स्टेचर है वो ऊपर लेके आया कि हम रेलिवेंट हैं। इंडिया की पोजीशन आप देखें कितनी कंप्रोमाइज हुई है इस चीज से। तो इट मींस कि इंडिया अपनी जो पावर एंड एनर्जी एंड सारी की सारी जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस था वो एंजॉय कर रहा था अमेरिका की सपोर्ट से। उन्होंने उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया। और दूसरा आप देखें, ओवरऑल जब से ट्रंप साहब आए हैं, कोई भी अमेरिकी कांग्रेस जो लीडरशिप है, स्वाय सेक्रेटरी ऑफ वॉर के अलावा कोई भी इस खित्ते में नहीं आया। वो भी एक डायलॉग के सिलसिले में आए थे। आप देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अभी तक इस एशिया के दौरे पे नहीं आए डॉक्टर साहब। ये बहुत बड़ी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अब देखिए ना, 1.5 साल हो गया है। यस। अब उनके लिए दवाई कोई नहीं इस खित्ते की। तो इट मींस कि इंडिया का वो जो सारी की सारी जो पोजीशन है वो चेंज हो चुकी हुई है। और क्वाड का वो पिछले साल मीटिंग होनी थी, वो नहीं हो रही, इस दफा भी नहीं हो रही। अब इंडियंस कह रहे हैं कि इसको मिनिस्ट्रियल लेवल पे ले आए, क्योंकि आपने किस हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे लेके गए थे। और आपको याद होगा जो लास्ट मीटिंग है क्वाड की, वो जो बाइडेन जो उस वक्त सदर थे, उनके उनके होम, उनके घर में डेलावेयर में हुई थी। डेलावेयर में, एग्जैक्टली। डॉक्टर कमर चीमा साहब, एक छोटे से वक्फे का मुझे कहा जा रहा है। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं। जब वापस आएंगे बाकी मेहमानों को भी शामिल करेंगे, आपको बताएंगे कौन से मेहमान हैं। इस गुफ्तगू को आगे ले जाने के लिए हमारे साथ इन टच रहिए। छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले आपने रिपोर्ट भी मुलायजा की और छोटा सा आपने तजिया डॉक्टर कमर चीमा साहब का भी आपने मुलायजा फरमाया। इस सेगमेंट के अंदर मुझे ज्वाइन किया है पॉल फ्रिज, जो कोई माहिर आलमी उमूर भी हैं और स्पेशली अमेरिका की खारजा पॉलिसी के ऊपर अच्छी उन्होंने ग्रिप रखी हुई है, और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में एक लंबे अरसे तक आप सर्व भी करते रहे। और साथ में जो अमेरिका के नेगोशिएशंस होते रहे, यूक्रेन का मामला हो या IAEA का मामला हो, उसमें भी आपने हिस्सा लिया है। Paul Fritsch, thank you very much for your time for our show, sir. Thank you. Happy to be here. Paul Fritsch, what is the pulse in Washington, D.C. regarding a 14-point proposal which is given by Iran and it has reached America through Pakistan? Yes, I think within the decision-making circles of the administration, I think there's still quite a bit of skepticism with regard to the 14-point plan. There is some encouragement that the Iranian leadership may be at a stage where they're starting to engage seriously in negotiations. But given the substance of those negotiations, this is going to be a very complicated process. And I think here in Washington, we've settled into a sort of not war and not peace modality, where it's unlikely, in my view, that a large-scale bombing campaign is going to resume, in part because of the depletion of U.S. munition stocks that would be required for such an operation, and in part because of the international environment. But at the same time, I see no immediate prospect that the blockade of Iranian ports is going to be lifted. So I think the strategy that the administration seems to be following is to keep constant economic pressure on the Iranian leadership through the continued maintenance of the blockade in the hopes of a diplomatic breakthrough. Dr. Qamar Chima, would you like to ask a question from Paul Fritsch? Yes, thank you very much, Paul. Paul, what do you make of the new proposal that has just been sent by the Iranian leadership? Do you think that the Americans will accept this proposal, or they will come up with the new proposal, and I think this back and forth will continue? And what do you make that for how long this will continue? Because the American leadership is adamant that they want to have a proposal of their own choice.
Yes, I think it's more likely that the back and forth will continue. I don't think that this proposal in its current form is going to form the basis of an agreement that results in a lasting end to the conflict. At the same time, I think it's going to be difficult for the American side to counter with a proposal that is both practical in the real world and achieves Washington's stated objectives. I think once you start looking at goals like eliminating Iran's stockpiles of highly enriched uranium, many of which are buried under rubble in Isfahan at the moment, this is a very complicated process that's going to involve a number of technical experts, that's going to involve international observers, and a number of stakeholders who simply have not been involved in negotiations so far. And I think this is not a process that is going to end with 2 or 3 high-level negotiators like Mr. Witkoff, Mr. Kushner, and Mr. Vance in a room with Iranian counterparts. I think that if we're going to move to a negotiated end to the conflict, I think Washington is going to have to adjust its approach and include a much broader range of resources in the diplomatic side as opposed to the military side. And I think what I'm seeing so far is that the focus seems to be on maintaining the blockade in the hopes of fundamentally changing the Iranian calculus. And I'm not sure that that's going to work, at least in the short term. इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसन जफर ने, माहिर आलमी उमूर हैं और लाहौर से आपने ज्वाइन किया। हसन जफर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। हसन जफर साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप तशरीफ ले जा रहे हैं 14 मई को चाइना, लेकिन भारत नहीं जा रहे, क्या मतलब हुआ? क्वाड से हाथ खींच लिया है उन्होंने और इंडिया उसका हिस्सा था। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है मुमकिन तौर पे उस वजह से इंडिया को एक रेजिस्टिंग मैसेज दे रहे हैं कि मैं तो पाकिस्तान को ज्यादा अहमियत दूंगा या चाइना जाऊंगा। इस वक्त उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है चाइना, इसीलिए उन्होंने जंगबंदी के लिए जल्दी भी की। उसके लिए आप देख रहे थे कि डेस्परेशन दिखा रहे थे वो कि किसी तरह को मामला तय हो जाए, काम भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, यानी उनकी एक हैसियत भी कायम रहे और ईरान के साथ मामला भी सेट हो जाए। लेकिन ये चाइना जाना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, चाइना जाने चाह रहे हैं, लेकिन 5 चाइनीज कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस भी लगा दिया ना, जिसपे चाइनीज ने कहा कि हमें सैंक्शंस की परवाह नहीं है, उन्होंने तो उसे ब्लॉक कर दिया सैंक्शंस को। तो ये सिग्नलिंग क्या है चाइना के हवाले से? वो देखें, वो चाइना ने भी उनकी फर्टिलाइजर बंद की थी, इन्होंने भी की। ये दोनों पार्टियां अपने आप को पोजीशन करेंगी ना कि जब नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठते, जब बातचीत हो, तो फिर देने के लिए क्या हो, 5 कंपनियों पे पाबंदी लगाई, वहां जाके कहेंगे कि हमने हटा दी, ये कंसेशन दे दिया हमने चाइना को। तो इस किस्म की ये थोड़े थोड़े कार्ड तो अपने हाथ में रखेंगे नहीं दोनों पार्टियां। ठीक है, सॉरी, बातचीत करने के लिए। ठीक है डॉक्टर कमर चीमा साहब, हसन जफर साहब से अगर आप सवाल करना चाहें। जी डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि क्या ऑप्शंस हैं इंडिया के पास? जो इंडिया इतना रेलिवेंट हुआ करता था, अब वो बिल्कुल आउट ऑफ फेवर है। तो आप कैसे देखते हैं, क्या ये एक शॉर्ट टर्म आपको अप्रोच अमेरिकन नजर आ रही है, लॉन्ग टर्म है? इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है इसको? देखिए, इंडिया इस वक्त बना हुआ है इसराइल का फ्रंट लाइनर, अमेरिका का नहीं, बुनियादी तौर पे। अब अमेरिका ने उसको कैसे डील करना है, इसलिए कि इंडिया और इसराइल मिलकर जो गेम खेल रहे हैं के साथ वो प्रेशर डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि वो ईरान पे कार्रवाई करें। अभी परसों की बात है, आपने देखा कि एक अमेरिका का जंगी जहाज जो बैरी जहाज था वो मुंबई पोर्ट पे खड़ा हुआ था। वहां से एक पोजीशनिंग हो रही है चीज के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस वक्त जंग से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है अपनी इकोनॉमी ठीक करना, और उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स आप बहुत बेहतर जानते हैं कि वहां पे क्या हालात चल रहे हैं। एंटी वॉर स्लोगन वहां पे बड़ा इस वक्त मजबूत है अमेरिका में, तो वो उन सब चीजों से बचना भी चाहते हैं, अपना इलेक्शन भी देख रहे हैं, और चाइना के साथ मामला करके अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। इस वक्त जंग में उनका काफी नुकसान हो चुका है, वो नहीं चाहते कि मजीद नुकसान हो, वो बॉडी बैग्स वहां से आने शुरू हो जाए, इसकी तरफ ये सारी पावर्स उन्हें पुश कर रही हैं। अब अमेरिका इनके साथ, इंडिया के साथ करेगा क्या? देखिए, इंडिया को वो उनकी मार्केट कभी भी लूज नहीं करना चाहेंगे। उनके लीडर्स ने इंडिया में खड़े होकर कहा कि हमारे लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इंडिया को एक हद से ज्यादा ग्रो भी नहीं करने देंगे, दूसरा चाइना नहीं बनने देंगे। वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ इंडिया।
तो वो इंडिया को कट टू साइज भी करेंगे, इंडिया को अपने साथ भी चलाएंगे। इंडिया के पास चॉइस नहीं है कि वो अमेरिका को छोड़ के कहीं और चला जाए। एटलीस्ट करंट लीडरशिप के पास ये चॉइस नहीं है। और जो बाहर बैठे हुए कांग्रेस के लीडर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो मोदी चुप हो गए, जब ये आएंगे तो ये आप देखिएगा मोदी से ज्यादा बढ़ के इंडिया के ये अमेरिका के कदमों में लेटेंगे। तो इंडिया के पास चॉइस ही नहीं है उनकी। अगर हम देखें 2008 में इंडिया और पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम है, उस वक्त पाकिस्तान की 520 थी, इंडिया की 470 थी। ये हमारी लेवल पे आई है 2012-13 में, ठीक है सर। उसके बाद से 13 के बाद से इंडिया को एक लीप मिली है इकोनॉमिक, और वो अमेरिका की मदद से मिली है, जहां पे इंडिया ने सो कॉल्ड तरक्की की है और छठी मईशत और चौथी और फिर पता नहीं क्या क्या ये बनते चले गए। ये सारा बन रहा था अमेरिका की वजह से। अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा था ओबामा के बाद। वो पॉलिसी अब नहीं चलेगी। इंडिया को कट टू साइज किया जाएगा, इंडिया को इतना क्रिपल किया जाएगा कि इंडिया इनके आगे हिल ना सके। इंडिया कॉलोनी बनेगा अमेरिका की, और इसलिए इंडिया को वैसी अब ग्रैंड ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। इनको इनकी हैसियत पर रख के चलाया जाएगा, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इनकी ऑप्शंस टाइट होंगी।